गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीए विजार्ड में। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करी थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 पॉइंट इसके पढ़ा दिए थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 5 पॉइंट ये वाले पढ़े थे। फर्स्ट था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, incorporate element of macroeconomics, business economics is also an art, use of theory of markets and private enterprises, pragmatic in approach। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं। राइट, इसके आगे यानी कि 6th पॉइंट से आज हम लोग बेटा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए। आज मोस्ट प्रोबेबली नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ हम यूनिट 1 को आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आइए यहाँ पहले मैं एक टॉपिक डाल देती हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोग ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। उसके 5 पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे और अब हम लोग 6th पॉइंट से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलिए पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो, 6th point of nature of business economics is, छठा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, that is business economics is interdisciplinary in nature। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स is interdisciplinary in nature। राइट, अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंस का यूज भी होता है, राइट, मैथमेटिक्स का यूज भी होता है, इकोनोमेट्रिक्स का यूज भी होता है। कुछ वर्ड्स, कुछ सब्जेक्ट्स का नेम ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स में ही एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के हेल्प से इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है। राइट, तो हम कोडिंग्स भी उसके अंदर पढ़ते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ माइक्रो की बात कर लेते हैं, मैक्रो की बात कर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात कर, नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अदर डिसिप्लिन्स यानी कि अदर सब्जेक्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि फाइनेंस। क्या कोई बिजनेस बिना फाइनेंस के चल सकता है? नहीं चल सकता। क्या कोई बिजनेस बिना अकाउंट्स के चल सकता है? नहीं चल सकता। तो कोई भी बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, व्हाटएवर विल बी योर बिजनेस, अदर डिसिप्लिन्स भी आपके काम आएंगे, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, एक्सेट्रा। राइट, बहुत सारे डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है? डिसिप्लिन्स बेसिकली सब्जेक्ट्स की आप बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स इज अ डिसिप्लिन, इकोनोमेट्रिक्स मतलब फाइनेंस का एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग कोर्स है, एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन है। हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। राइट, तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी क्यों बोलते हैं? इस वर्ड को रटने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि यार भारी वर्ड है मैम, ये याद कैसे रहेगा।
इंटरडिसिप्लिनरी, यहाँ से बस डिसिप्लिन हटा लो। डिसिप्लिन का मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं। अदर इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर का मतलब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज होता है एक बिजनेस को रन करने में। या फिर मैं बात करूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ मैं ये नहीं बोल सकती कि माइक्रो मैक्रो काम आते हैं, नहीं, फाइनेंस का भी यूज होता है, मैथमेटिक्स भी यूज होती है, इकोनॉमेटिक्स भी यूज होती है, मैं बोल सकती हूँ कि अकाउंट्स भी यूज होती है। तो ये क्या है, ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होते हैं। या मैं बोलूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व so many disciplines, finance, mathematics, in econometrics, accounts and so on, right? इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर रोल होता है, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को बेटा इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर बोलते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 7th है, 7th पॉइंट है बेटा आप लोगों का इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी, और मैं बोल सकती हूँ बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी, हैज डेवलप्ड along 2 lines. First is positive science, और जिसको मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, and second one is नॉर्मेटिव साइंस, और इसको मैं बोल सकती हूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट? ये दोनों ही टॉपिक आप लोग 11th में थोड़ा बहुत पढ़कर आए होंगे इसके बारे में, राइट? आपके 11th में फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आपने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। पहला मैंने बोला था हाँ पॉजिटिव साइंस, या जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव साइंस, देखिए बेटा पॉजिटिव हम पहले तो ये टॉपिक में समझिए कि इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग 2 लाइन्स। इकोनॉमिक थ्योरी, या फिर मैं बोलती हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो इकोनॉमिक्स भी 2 टाइप से हम पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट? पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। शुरू में चीज़ें थोड़ी, ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ इस टॉपिक को समझना। चलिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट which does not involve any value judgment। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये
इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। अब मैम वैल्यू जजमेंट क्या होती है? सपोज कि यहाँ मैंने ऐसे ही चलते फिरते एक चीज बोल दी कि यार आजकल तो है ना सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, आजकल तो राजस्थान सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, हमारे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैंने ऐसी कोई एक स्टेटमेंट जस्ट बोल दी, राइट, बिना ये देखे कि राजस्थान सरकार के पास उतना बजट है, फंड्स हैं, नहीं है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्या रीजन के वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैंने ये सब चीजें नहीं बोली, बस मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी, है ना। सपोज मैंने आजकल इकोनॉमी में अभी रिसेंटली टमाटर बड़े महंगे हुए थे, है ना, सबको पता है टमाटर, प्याज भी महंगे हुए थे। तो अब मैंने बोल दिया ऐसे घर में, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आजकल तो है ना टमाटर की प्राइस यार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। या फिर मैंने बोल दिया कि यार प्याज की प्राइस बहुत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, रीज़न, बिना कोई रीज़न दिए मैं कोई भी ऐसी एक स्टेटमेंट या कोई भी एक ऐसा रीज़न, कोई भी स्टेटमेंट बोल दूँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मैंने अपने वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे कोई भी स्टेटमेंट बोल दी, मैंने अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर, यानी कि मेरी समझ बूझ से मैंने कोई भी स्टेटमेंट जस्ट बोल दी, उसके पीछे ना तो कोई फैक्ट्स हैं ना कोई फिगर्स हैं। मतलब उस स्टेटमेंट को मैं जाकर उसके पीछे की कोई फैक्ट्स या फिगर्स नहीं निकाल सकती, बस मैंने वो स्टेटमेंट एक तरीके से डिलीवर कर दी, मैंने बोल दी, उसके पीछे कोई भी ट्रुथ या मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी फैक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एक इकोनॉमिक रीजन, कोई एक वैलिडेशन, एक एक वेरीफिएबल ऐसा कोई स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई नहीं कर सकती कि वो सही है या गलत है। मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसे दे देना जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइप, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं ही होती। तो पहले मैंने आपको वैल्यू जजमेंट बताया कि वैल्यू जजमेंट क्या होती है, कि अपने वैल्यू सिस्टम पे या फिर अपनी समझ बूझ से कोई भी स्टेटमेंट बोल देना। लेकिन जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। मतलब अगर मैं बात यहां पे बोलूं कि डिमांड फॉर tomatoes are low because price of tomatoes are increasing। ये मैंने दिया है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट बोली है कि डिमांड फॉर टमाटोज, यानी कि टमाटर की डिमांड कम है क्योंकि प्राइस ऑफ टमाटोज की प्राइस बढ़ रही है। यानी कि मैंने यहाँ पे बोला कि प्राइस ऑफ टमाटोज बढ़ रहे हैं, मतलब टमाटर की प्राइस बढ़ रही है, इसलिए टमाटर की जो डिमांड है वो मार्केट में अभी कम है। अब इस स्टेटमेंट को मैं बोल सकती हूँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल। मैंने रीजन दिया, मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि यार टमाटो की तो आजकल ना डिमांड बड़ी कम हो रही है, लोग ना खरीद ही नहीं रहे। एक तो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, ये तो मैंने अपने हिसाब से बोला कि भाई टमाटर की डिमांड तो वही कम हो रही है। अब इसके पीछे अगर मैं इसी तरफ दूसरी स्टेटमेंट बोलूँ कि टमाटर की डिमांड घट रही है क्योंकि यार टमाटर बड़े महंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, राइट। यानी कि इस स्टेटमेंट के पीछे या ये जो चीज मैंने बोली है इसके पीछे फैक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि इसको, इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। पहली चीज तो यहाँ फैक्ट्स इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज
कि इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ, यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ कि मैं जाऊंगी टमाटर खरीदूंगी और मैं बोलूँगी अरे 200 रुपये किलो टमाटर, इतने महंगे। मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि टमाटर की डिमांड जो है कम हो रही है क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेस यानी कि बहुत महंगा टमाटर बिक रहा है, इसलिए टमाटर की जो लोग डिमांड है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में वो जो चीज़ है वो बहुत महंगी है, टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, यानी कि मार्केट में जाके मैं पता कर सकती हूँ क्या सही में टमाटर इतने ज्यादा महंगे बिक रहे हैं, इस चीज को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। यानी कि ये मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, राइट, एंड इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, राइट, इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, राइट। ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके पीछे फैक्ट्स या फिर फिगर इन्वॉल्व हो, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई कर सके कि वो सही है या गलत है, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट होती है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। और तीसरी चीज, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जिनको हम लोग ऐसे नहीं चलते फिरते बोल सकते, उन स्टेटमेंट्स के पीछे कोई ना कोई फैक्ट, कोई सच्चाई, कोई तथ्य, कोई कॉन्सेप्ट, कोई जिस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सके, हम चेक कर सके कि ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। कैसे चेक कर सके? कोई फैक्ट या फिगर्स के थ्रू, राइट। वो स्टेटमेंट्स होती है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जैसे कि यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि डिमांड फॉर टमाटोज आर लो बिकॉज प्राइस ऑफ टमाटोज आर इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। और इसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट डील्स विद व्हाट इज, यानी कि व्हाट इज यानी कि क्या है, राइट। व्हाट वाज, what was, what will be, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव साइंस डील्स विद व्हाट इज, यानी कि क्या है, क्या था और क्या होगा, राइट। हम अगर व्हाट विल बी की बात करें कि व्हाट विल बी है ना, हम ये बोले कि आने वाले टाइम में ये कोई भी चीज ऐसे होगी, ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि यार टमाटर के प्राइस ना अभी तो बहुत ज्यादा हो रखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसा कि मैं ट्रेंड और फैक्ट्स देख रही हूं कि आने वाले टाइम में टमाटर के प्राइस कम होंगे, राइट, टमाटर के प्राइस गिरेंगे, ये चीज मैं बोलूं किस बेसिस के ऊपर? अभी के फैक्ट्स के ऊपर कि यार टमाटर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सस्ते दाम पे लोगों तक पहुंचाए, यानी कि सप्लाई जो हो उसकी बढ़ाए, टमाटर को और ज़्यादा सस्ता करे, या तो सब्सिडाइज्ड रेट में बेचे, या मैं बोलूँ कि सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पे टमाटर को बेचना चालू कर रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब्सिडाइज्ड रेट में आने वाले टाइम में बेचना चालू करेगी। ये मैं किस चीज़ के बेसिस पे बोलूँगी कि ठीक है अभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आएगी कि फार्मर्स से वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सस्ते में खरीद के, या सस्ते में नहीं, जितनी उनको प्राइस मिलनी चाहिए उतने में खरीद के और हम लोगों तक पहुंचाएगी। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट जो मैं फ्यूचर के बारे में बोलूं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पहले हो चुका है, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? अपनी
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव साइंस डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ये 3-4 चीजें आपको आपके सीए फाउंडेशन के पेपर के पर्सपेक्टिव, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। कौन कौन सी, मैं वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ। पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with what is, what was and what will be. Positive statements does not involve any value judgment, right? Example मैंने यहाँ दिया था, demand for tomatoes are low because price of tomatoes are increases. price टमाटर की बढ़ रही है इसलिए टमाटर की डिमांड मार्केट में घट रही है। इसके पीछे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम लॉ ऑफ डिमांड में तो हम बोलते हैं कि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट, हाँ तो मैंने यहाँ पे बाकी कोई फैक्टर लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ प्राइस का फैक्टर लिया है, ठीक है। तो इसके पीछे फैक्ट्स, फिगर्स, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को, जो मैंने ये स्टेटमेंट बोली है, इसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ? इस स्टेटमेंट के पीछे मैंने लॉ ऑफ डिमांड यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट यूज किया, तो इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट मैंने सही बोली या गलत बोली। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज इट इन्वॉल्व्स सम कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट्स और फिगर्स पे वो स्टेटमेंट बेस्ड करती है, राइट। एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग ट्रू और फॉल्स वेरीफाई करके बता सकते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैं आपको जब अपन क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगी। सेकंड हम बात करते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की। नाउ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज जस्ट ऑपोजिट टू द पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बोलती थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद द वैल्यू जजमेंट। तो उसका उल्टा हो जाएगा हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, या फिर मैं बोल सकती हूँ नॉर्मेटिव साइंस, या मैं बोल सकती हूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां पे पहला पॉइंट आ जाएगा, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, राइट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव साइंस और हम बोल सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव साइंस में हमने क्या बात करी थी कि वहां पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं बोल सकते। बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही दे सकते हैं कि ठीक है, आजकल ना, जैसे वहाँ मैंने एग्जांपल लिया था कि टमाटोज की जो है वो डिमांड कम हो रही है क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि यार आजकल ना टमाटर के प्राइस बड़े महंगे हो रहे हैं, या तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोल दूं कि सरकार तो आजकल काम ही नहीं कर रही, बोलते हैं ना अपने बड़े बुजुर्ग। पर उनसे जब जाके क्वेश्चन करो क्यों काम नहीं करी, अरे काम तो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो उसने काम करा ही है, ठीक है। फिर बोलेंगे अरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो उसने काम करा है, पर देखो मेडिकल कंडीशंस पे तो उन्होंने काम ही नहीं किया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि अरे सरकार के पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब, या फिर जो प्रायोरिटी
पे चीज़ें पहले आती हैं, पहले सरकार वहाँ पे खर्च करती है सारे डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, तो सबकी वांट्स तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती, राइट। तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इस तरीके के स्टेटमेंट की बस बोल देना कि आजकल ना सरकार हॉस्पिटल्स नहीं खोल रही है, आजकल सरकार काम नहीं कर रही, ऐसी स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसी स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलना जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, बस वो स्टेटमेंट बोल देना, राइट। चलिए, it involves value judgments. Second, normative economics deals with what ought to be. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बोल देना जिसके पीछे मैं ये बोलूँ कि ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। बस मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी कि यार आज सरकार को ना इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, बिना ये कोई फैक्ट्स देखे कि यार पैसा है किसी स्टेट की सरकार के पास, उतना पैसा है नहीं है, क्या कोई लोकेशन सही है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए या नहीं है, बस ऐसे ही चलते फिरते कोई भी स्टेटमेंट बोल देना, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है हिंदी में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बिना ये देखे कि पहले क्या डेवलपमेंट हो रहा था, सरकार के पास पैसा है कि नहीं है आगे डेवलपमेंट करने के लिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हमारा बजट है, कितना हमने बाहर से लोन ले रखा है, बिना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के बस कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही बोल देना, तो वो स्टेटमेंट हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है, राइट। थर्ड पॉइंट, normative economics suggest, या फिर मैं बोल सकती हूँ normative suggest what should be, right, what should be what should have happened। नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर मैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलूँ, इट सजेस्ट व्हाट शुड बी, व्हाट शुड हैव हैपेंड, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मैं बोलूँ कि ऐसा होना चाहिए, या फिर मैं बोल दूँ कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, इट डज नॉट involves any facts or figures these statements are not verifiable for truth। These statements are not verifiable for truth, मतलब ऐसी statements जिसको हम चेक नहीं कर सकते कि वो सही है
या गलत है, वो होंगी हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलिए, अब यही सारे पॉइंट्स आपके जो बुक की लैंग्वेज है, राइट, जो आपके ICAI का मॉड्यूल है, हम उससे एक बार रीड करके पढ़ते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। हमने 6 पॉइंट पढ़ा था, दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। Business economics is interdisciplinary in nature as it incorporate tools from other disciplines। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर यही था, इस तरीके से आपको चीजें बताई थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर और डिसिप्लिन्स भी यूज होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अदर डिसिप्लिन्स भी यूज होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट टूल्स ऑफ, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अदर टूल्स भी होते हैं। कोई भी बिजनेस हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक्स ही काम नहीं आती है, वहां पे मैथ्स भी यूज होती है, फाइनेंस भी यूज होती है, अकाउंट्स भी यूज होती है, इकोनोमेट्रिक्स भी यूज होती है, राइट। अदर डिसिप्लिन्स यानी कि अदर सब्जेक्ट्स के टूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के टूल्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर काम आते हैं। चलिए, 7th पॉइंट, नॉर्मेटिव इन नेचर। मैंने पढ़ाया था आपको, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग 2 लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। हमने पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और प्योर साइंस, पॉजिटिव साइंस को हम प्योर साइंस भी बोलते हैं, एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन नहीं करा था, लेकिन अभी ये आप अच्छे से समझिए कि पॉजिटिव साइंस इन्वॉल्व्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर backed by cause and effect relationship between the वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि डिमांड फॉर टमाटोज, यानी कि टमाटो की डिमांड बढ़ रही है, क्यों, सॉरी, एग्जांपल था टमाटोज की डिमांड कम हो रही है क्योंकि प्राइस जो है टमाटर के वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स cause and effect relationship, right? This statement involves cause and effect relationship। कि cause क्या है कि टमाटर के प्राइस बढ़ रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या है कि टमाटर की डिमांड घट रही है। चलिए, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये लास्ट स्लाइड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इट डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स, ये रिपीट हुआ है, राइट। चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स। इट सजेस्ट व्हाट शुड बी a particular course of action under given circumstances। यानी कि इट सजेस्ट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी साइंस जिसके पीछे हम बोलते हैं कि व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा बिना कोई फैक्ट्स फिगर्स इन्वॉल्व किए, बिना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, हम कुछ भी ऐसे उठा के बोल दे कि यार ऐसा होना चाहिए था। मैं बोल दूं कि यार आने वाले टाइम में ना सरकार को ऐसे काम करना चाहिए था, या पिछले टाइम में ऐसे करना चाहिए था, या आजकल सरकार काम नहीं करेगी, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट बोल देना, राइट। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, क्या मतलब ये आप बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, और क्या आगे होगा, राइट। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड, राइट। क्या होना चाहिए था, क्या होना अभी चाहिए, और क्या आने वाले टाइम में क्या होगा,
राइट कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट बोल देना जिसके पीछे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके पीछे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो, कोई भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो, वो हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव साइंस होती है। राइट आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए बेटा, नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव पॉजिटिव साइंस को आप लोग ना थ्योरी पढ़ के उसको रट के नहीं समझ सकते। राइट इसके ऊपर आपको अपने आईसीआई मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस है ना वो करने पड़ेंगे, और वैसे मैं यहाँ पर भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि इन कॉन्सेप्ट, ये जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं और आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। राइट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स किन टॉपिक्स या फिर किन सब्जेक्ट्स में डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस एस्पेक्ट में डील करती है इकोनॉमी के, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इसी से ही रिलेटेड है, यानी कि ऑपरेशनल इश्यूज या माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से डिमांड फोरकास्ट हो गया, मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। राइट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ते हैं कि कैसे एक बिजनेस एंटरप्राइज को, या फिर हम बोल सकते हैं कैसे एक कंपनी को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड द कंपनी अफेक्ट करते हैं। राइट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जब समझा रही थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि सरकार क्या टैक्सेशन पॉलिसीज रख रही है इकोनॉमी में। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक कंपनी को बाहर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि बाहर की चीज़ें जो इकोनॉमी में चल रही हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज कितनी है, इन्वायरमेंट गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पॉलिसीज हैं जो सरकार बनाती है, ये किसी कंपनी को आउटसाइड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उसके एक बाउंड्री के बाहर से ये सारी चीज़ें किसी कंपनी को या फिर किसी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। राइट तो इसी के बारे में हम लोग स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस पॉइंट्स थोड़े थोड़े इसके अंदर याद रखने हैं। राइट बाकी जो कहानी थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, तो बड़ा ईजी सा है, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। चलिए ये डायरेक्ट बेटा मैं आपको आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है उसी से ही समझा रही हूँ, क्योंकि हम लोग माइक्रो मैक्रो के बारे में पहले पढ़ चुके हैं डिटेल्ड में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी। राइट अपन एक एक पॉइंट यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हम बोल सकते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अ मैनेजर और अ फर्म फेसेस। राइट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को कवर करता है जो कि एक मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं अब एक कंपनी या एक बिजनेस के अंदर। राइट कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, उस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होता है, राइट कोई वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, ये डे टू डे बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स डील करते हैं रिलेटेड टू डिमांड, रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन, रिलेटेड टू सप्लाई, रिलेटेड टू प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड व्हाट नॉट। राइट मैनेजर डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके अंडर आती हैं, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिकली स्कोप है। राइट और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। देखिए पढ़ते हैं आगे। पहला क्या है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, फर्स्ट इज इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज, दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी बिजनेस
या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई भी एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं कि टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा, या फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, राइट। लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो लेबर को वेजेस कितने बढ़ाने चाहिए, मतलब बहुत सारे, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इश्यूज, या फिर मैं बोल सकती हूँ उसको ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, कोई बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके ऑपरेशनल इश्यूज कौन से होंगे, क्या पता कि यार वहाँ के लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे, कि या फिर वहाँ की लेबर ने यूनियन बना लिया, जुट बना लिया कि नहीं हमारे पहले वेजेस बढ़ाओ तभी हम अच्छे से काम करेंगे। ये इश्यूज हो गए जो जिनको हम बोल सकते हैं इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ द फर्म, राइट। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं कि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर से खुश नहीं है कि यार हमारा मैनेजर अच्छे से हमें मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर वर्कलोड है, इस वजह से हमारी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, राइट। तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज हमारे इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर कंसीडर होते हैं। और ये सारे इश्यूज कैसे सॉल्व होते हैं, थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, राइट, थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। जो भी इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं किसी भी फर्म के, वो कैसे सॉल्व होते हैं, थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अब आप बोलोगे मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे इशू सॉल्व होते हैं, भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टूल्स भी तो होते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, ठीक है, कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सारे रिलेटेड टू एनीथिंग, मार्केट ले लो, रेवेन्यू ले लो, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ले लो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं किसी फर्म को उसकी ऑपरेशनल इश्यूज सॉल्व करने के पीछे, राइट, उसके ऑपरेशनल इश्यूज सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स या कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं या यूज होते हैं। चलिए, operational issues includes all those issues that arise within the organization। यही चीज मैंने अभी समझाई थी। ऑपरेशनल इश्यूज बच्चों वो इश्यूज होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के अंदर जनरेट होते हैं, राइट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के अंदर जनरेट होते हैं, वो ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं। चलिए, दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर। ऑब्वियसली अगर किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो हम इसको इंटरनल इश्यूज भी बोल सकते हैं, इंटरनल इश्यूज, या फिर मैं बोल दूं internal in nature। These issues are internal in nature। Issues related to choice of business। कौन कौन से इशू, पहला इशू कि किस टाइप का बिजनेस हमें करना है, उस बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा बिजनेस हम लोगों को डालना है, कितना कोई भी जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे एक फास्ट फूड की दुकान खोलनी है, राइट, मैंने बोल दिया कि यार मैं ना चाइनीज फूड आइटम्स बेचूंगी, मोमोज बेचूंगी, चाउमीन बेचूंगी, राइट, ये सारे, ये इसकी मुझे एक स्टॉल खोलनी है, ठीक है। तो पहली चीज होगा कि मुझे किस सेगमेंट, फूड का बिजनेस तो करना है पर किस सेगमेंट में जाना है, क्या मुझे चाइनीज बेचना है, इटालियन फूड बेचना है, या फिर मुझे साउथ इंडियन सेगमेंट में जाना है, साउथ इंडियन फूड के सेगमेंट में जाना है, किस सेगमेंट में जाना है। पहला तो हमारा जो इंटरनल इश्यूज या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑपरेशनल इश्यूज, पहला इशू तो हमारा ये आएगा कि हमें किस टाइप के बिजनेस में जाना है। सेकेंड कि हमें हमारे बिजनेस का साइज क्या रखना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे चाइनीज फूड की स्टॉल खोलनी है तो उस स्टॉल के अंदर मुझे कौन कौन से आइटम रखने हैं, मोमोज रखने हैं, चाउमीन रखनी है, यार बहुत सारे
आइटम्स होते हैं चाइनीज़ के, मुझे उसका साइज़ क्या रखना है, सिर्फ क्या मैं मोमोज़ के अंदर ही अपना बिजनेस या अपनी स्टॉल सेटअप करूं, या फिर मैं अदर आइटम्स भी रखूं। प्रोडक्ट डिसीजंस, कौन सा हमें प्रोडक्ट बेचना है, टेक्नोलॉजी, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, फैक्टर कॉम्बिनेशन, फैक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कितने फैक्टर्स रखने, लेबर कितने रखने हैं, मशीनरी कितनी होनी चाहिए, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ये सब कितने होने चाहिए, फैक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर ये आता है। प्राइसिंग, यानी कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचने वाले हैं वो कितने का बेचें, ठीक है। सेल्स प्रमोशन, अब मैंने स्टॉल तो डाल दी, अब उसका मैं प्रमोशन कैसे करूंगी, क्या मैं पैम्पलेट बेचूं, एड रन करूं, राइट, या फिर मैं आजकल तो यही होता है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, रील बनाए, ये सब, ठीक है। आगे लिखा है फाइनेंसिंग की, मैं बिजनेस तो खोलना चाहती हूँ बट उसका पैसा कहाँ से आएगा। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेम चीज़ कि अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसको मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी। जैसे मैंने फूड स्टॉल खोली, मैंने उसके अंदर लगाए करीबन इनिशियली 70,000 रुपये, ठीक है। तो 70,000 रुपये को मैं कैसे डिवाइड करूँगी कि 70,000 रुपये में मेरे को स्टॉल भी लगानी है तो 35,000 मैंने उसमें डाल दिए, मैंने रॉ मटेरियल्स भी खरीदने हैं तो मैं रॉ मटेरियल्स 20,000 के लेकर आ गई। तो इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, ये भी एक ऑपरेशनल इशू या मैं बोल सकती हूँ इंटरनल इशू के अंदर काउंट होता है। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो उसके अंदर जो भी इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर मैं बोल सकती हूँ स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, किसके हैं, ऑपरेशनल इश्यूज के, या मैं बोल सकती हूं इंटरनल इश्यूज के, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी डील विद मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज। इश्यूज तो हमने पढ़ ही लिए, राइट। कौन कौन से इश्यूज थे, कौन कौन से ऑपरेशनल इश्यूज या फिर मैं बोल सकती हूँ इंटरनल इश्यूज थे, चॉइस ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइज, प्रोडक्ट डिसीजन, टेक्नोलॉजी, फैक्टर कॉम्बिनेशन, प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके, ऑपरेशनल इश्यूज के, या फिर मैं बोल सकती हूँ किसी कंपनी के या किसी इंटरप्राइज के इंटरनल इश्यूज के ये एग्जाम्पल थे। अब ये इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे, इंटरनल इश्यूज या फिर ऑपरेशनल इश्यूज कैसे बच्चों सॉल्व होंगे, बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर मैं बोल सकती हूं बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स और कंसेप्ट्स, राइट। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। These are some of the microeconomic theories which helped in resolving operational issues, or we can say internal issues of the firm of or any enterprise, right। पहला माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अच्छा, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है मैम, हमें तो पता ही नहीं है फोरकास्टिंग का मतलब। फोरकास्ट करना होता है, कभी आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है या फिर देखा होगा घर पे कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में डील, तो स्टॉक मार्केट में कैसे डील करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं। फोरकास्ट से एक और वर्ड आता है प्रिडिक्ट करना, कि यार पहले ये स्टॉक इतने का था इस कंपनी का, अब अभी इतना चल रहा है, यार मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये स्टॉक इतने का हो जाएगा। फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में किसी भी चीज की डिमांड या किसी भी चीज की प्राइस कितनी होगी, राइट। इसको बोलते हैं हम फोरकास्ट करना। यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट, यानी कि कोई भी कंपनी आप ले लो, या मैंने एग्जाम्पल लिया था किसका, अपने फूड स्टॉल का, कि मुझे एक फूड स्टॉल खोलनी है, राइट। अब मैंने बोला कि मुझे एक चाइनीज फूड स्टॉल खोलनी है बच्चों, तो मैं इसके अंदर डिमांड फोरकास्ट कैसे करूंगी, मैं कैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक टूल या माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपनी
अपने स्टॉल या अपने बिजनेस को रन करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या मार्केट के अंदर चाइनीज आइटम्स को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग, कि क्या मार्केट के अंदर मैं जो सामान बेचने वाली हूँ, जो भी मैं खाने का सामान बेचने वाली हूँ, उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, राइट। तो अब मैंने डिमांड फोरकास्ट किया, मैंने सर्वे किया, जाके लोगों से पूछा, या फिर मैंने और अपने कॉम्पिटिटर्स की जो मार्केट में वो जो चाइनीज फूड आइटम सेल कर रहे हैं, मैंने उनकी डिमांड देखी कि अच्छा उनका सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा। मैंने कहा यार बिक तो रहा है, मतलब फिर मैं भी बेच सकती हूँ, राइट। तो इसका ये क्या किया मैंने, डिमांड फोरकास्ट किया, या डिमांड फोरकास्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, डिमांड एनालिसिस करना या डिमांड फोरकास्टिंग करना। चलिए क्या लिखा है इसमें, डिमांड एनालिसिस परटेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। मैंने यही चीज आपको बताई थी कि किसी भी चीज की फ्यूचर में डिमांड होगी, या फिर जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज बेचने वाली हूँ, यानी कि मैंने अपनी स्टॉल का एग्जाम्पल लिया था, तो मैं अगर वहाँ पे चाइनीज फूड आइटम्स बेचने वाली हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार ये आने वाले टाइम में बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, क्या कंज्यूमर्स को, क्या लोगों को ये चीज पसंद है या नहीं है। तो ये किसके अंदर कंसिडर्ड होगा, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के अंदर, राइट। डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को प्रिडिक्ट करना, कि आने वाले टाइम में क्या जो सामान मैं बेचने वाली हूं उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करना, पहले के पहले के सिनेरियो के बारे में, पहले इस चीज की डिमांड मार्केट के अंदर थी या नहीं थी। यानी कि अगर मैं अपना फूड स्टॉल या अपना फूड बिजनेस ओपन करने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या पता करूंगी कि यार पहले आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले क्या लोग चाइनीज आइटम्स को पसंद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। या मैं ये देखूंगी कि जिस एरिया में मैं अपना बिजनेस ओपन करने वाली हूँ, क्या उस एरिया में लोग चाइनीज फूड को पसंद करते हैं या नहीं करते। उस बेसिस पे मैं अपना फ्यूचर में कि मेरा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, मैं अपनी फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, फ्यूचर की अपने प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड के बारे में मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ पहले के पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स, कि पहले किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड थी उसके बेसिस पे फ्यूचर की डिमांड, यानी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज की फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी उसको प्रिडिक्ट करना। ये सारी चीजें हम डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कोई भी बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबने आपने 11th में पढ़ा होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक एंटरप्राइज या फर्म अपने ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व करने में यूज करती है, कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, या फिर मैं प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने 11th में ये चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, अ सेट ऑफ इनपुट्स जिसको हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर। मतलब हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल, कुछ इनपुट्स होता है जिसको हम लोग जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। A business economist has to decide on the optimum size of output given the objectives of firm। यानी कि एक फर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सपोज किसी कंपनी को 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी? 1000 यूनिट्स, यानी कि 1000 शर्ट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लिए उनको कितने इनपुट्स चाहिए, यानी कि उनको कितनी मशीनरी चाहिए,
कितना लेबर चाहिए, राइट, मशीनरी कितनी चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई। तो हमें एक्चुअल में जो किसी भी फर्म या किसी कंपनी का जो भी एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि यार हमें इतना गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करना ही है, ठीक है, तो उस ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि 1000, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें कितना इनपुट, कितना रॉ मटेरियल की जरूरत है, वहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का जो एक टूल है, एक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो काम में आता है, राइट। थर्ड हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैं बोल सकती हूँ या फिर मैं बोल सकती हूँ स्टॉक management, right? Inventory management theory pertains to rules that firms can use to minimize cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials and finished goods. स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि हम हमारे रॉ मटेरियल्स को या फिर हमारे फिनिश गुड्स को, यानी कि मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था कि अब मुझे किसी कंपनी को 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट यानी कि 1000 शर्ट्स बनानी है, ठीक है, वो तो ठीक है, इतना स्टॉक तो मैंने बना लिया, ठीक है, इतना स्टॉक तो मैंने बना लिया, बट इसको मैं मैनेज कैसे करूंगी, इतनी इन्वेंट्री को मैं मैनेज कैसे करूंगी, या जो मेरे रॉ मटेरियल यानी कि जो हमारे पास क्लोथ था या फिर जो हमारी मशीनरी थी एटसेट्रा, जो भी कपड़े के बनाने में चीज़ें काम आती हैं, ठीक है, वो सारे रॉ मटेरियल को हमें मैनेज कैसे करना है। हमने सामान तो बनाना है बट हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, राइट, ये सारी चीज़ें को रिजॉल्व करना, ये सारे जो ऑपरेशनल इशू, जो इंटरनल इशू एक फर्म डे टू डे बेसिस पे फेस करती है, ये हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ बाय यूजिंग द टूल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज विच कैन बी सॉल्व थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके हम लोगों ने बेटा 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, इसके आगे भी इसमें पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे विच कैन बी सॉल्व्ड थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। वो वाला टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर के ऊपर जो भी आपके ICI मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों के बन जाते हैं पेपर में, डिपेंडिंग कि देखिए ICI बोलता तो है कि मैंने बोला कि फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे, लेकिन उनके कभी आप एकदम वेबसाइट पे जाके आप चेक करिएगा कि वहाँ पे लिखा है कि +5 या -5 कभी कभी मार्क्स मार्क्स नहीं +5 या -5 कभी कभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। हो सकता है चैप्टर 1 से वो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लें या फिर किसी चैप्टर में 5 क्वेश्चन कम पूछ लें, तो 1-2 क्वेश्चन का फर्क रहता है। तो हम एग्जैक्ट भी नहीं चल सकते कि सपोज मैम के चैप्टर 1 में से तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इस यूनिट में से क्या हम मान के चल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए। देखिए हो सकता है कि 5 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि 4 क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। कितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो, हमें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं। हमें ICI मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स के एंड में जो भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, और हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चन विथ PYQs आपके कंप्लीट होंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, प्लस ऑपरेशनल इश्यूज एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक हम लोग खत्म करके स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी
टॉपिक पूरा ओवर करेंगे और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।